channel Chemistry by Mishal. Today we are going to discuss about chapter number 18, lecture number 2, which is about variable oxidation states and how transition elements act as a catalyst. तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट वेरिएबल यानी चेंजेबल जो है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि +2 भी कर सकते हैं, +3 भी कर सकते हैं, +4 +5। तो क्या रीज़न है कि वो इतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर रहे होते हैं, और उन सब ऑक्सीडेशन स्टेट में से एक जो स्टेट है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे कैसे काम करते हैं। हाइड्रोजीनियस कैटलिस्ट में वो हमारे पास किस तरह से एक्ट करते हैं और होमोजीनियस कैटालिसिस में वो किस तरह से एक्ट करते हैं। ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्स के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो मिसिंग है कि हमारे पास जो है वो लाइनों में लिखी हुई है, लेकिन इन दी फॉर्म ऑफ पिक्चर्स वो शो नहीं किया हुआ। तो मैंने उस चीज़ को जो है वो इस नोट्स में भी ऐड किया हुआ है। उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कि ये सारा प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। ये हमारे पास ये जो डिफरेंट मैंने आपको एग्जांपल्स अंदर दी हुई हैं उनकी मैंने आपको इक्वेशन भी ऐड की हुई है। तो आपने इस लेक्चर को एंड तक जरूर वॉच करना है, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या मुराद है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमारे पास अपीरेंट चार्ज होता है जो किसी मेटल के ऊपर शो हो रहा होता है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। जैसे कि हमारे पास जो है वो अगर हम आयरन की बात करें तो Fe2+ आपने सुना होगा। ये Fe2+ ये हमारे पास फेरस आयंस होते हैं। इसी तरह Fe3+ ये हमारे पास फेरिक आयंस होते हैं। तो ये हमारे पास 2+ और 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर रहे हैं। जो इस तरह हम शो कर रहे होते हैं वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो सकते हैं और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, और एज ए रिजल्ट Fe3+ में कन्वर्ट हो गया आपका Fe। अब हमारे पास हमने ये देखना है कि ये जैसे आयरन है तो आयरन 2+ भी शो कर रहा है, 3+ भी शो कर रहा है। तो क्या रीजन है कि ये हमारे पास इसी तरह जो है वो जैसे हमारी पूरी हमने वो रो याद की थी सोनी टीवी VCR में फीको निकोसिन, इसके अंदर स्कैंडियम कौन सी शो करता है, मैंगनीज कौन सी शो करता है, और वो कितनी ज्यादा वैल्यू शो करते हैं। +2 भी करता है, +3 भी, +5 भी, किस तरह से वो शो करता है इसके बारे में हम जानेंगे। अब हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं, क्योंकि इनके 3D और 4s इलेक्ट्रॉन दोनों जो है केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में वही पार्टिसिपेट करेगा जो अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। ठीक है, तो 3D में से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है, 4s में भी हो सकता है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है 3D, अगर हम सीरीज की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास 3D और ये 4s है, और डी के अंदर हमारे पास 1 से लेके जो है वो क्या हो सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जबकि एस के अंदर 1 या 2। मोस्टली वो हमारे पास 2 ही होते हैं, एक्सेप्ट 2 हमने वो जो देखे थे कॉपर देखा था, और हमने एक और जो है वो एलिमेंट देखा था जो एक्सेप्शन थी, जिसमें हमारे पास हमने 3D 5 करने के लिए हमने क्या किया, एस में से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इधर ले गए। अब हुआ क्या कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तब हमारे पास सबसे पहले एस ऑर्बिटल में से होते हैं, और जब ऐड होते हैं तब भी एस ऑर्बिटल में ऐड होता है, यानी जब फिलिंग स्टार्ट हो रही होती है। अब जब हमारे पास जो है वो 4s में से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिमूव हो सकते हैं और डी में से भी रिमूव हो सकते हैं। किस तरह से कि 4s और 3d की जो एनर्जी है वो थोड़ी थोड़ी जो है वो उसके दरमियान डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्ज करें कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन एस में से निकल चुके हैं, उसके बाद डी की भी एनर्जी इतनी होती है कि उसमें से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। पहले एस में से जाएंगे फिर किस में से जाएंगे, डी में से। जैसे हमने M+3 देखा था, अगर आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा रही थी तो M+2 भी आपको दिखाया था कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी होती है, और M+3 की भी। और M+3 में मैंने आपको सिखाया था कि 2 इलेक्ट्रॉन आपने एस में से रिमूव करना है और एक कहाँ से करना है, डी से। अब हमारे पास M+4 भी हो सकता है, यानी 2 एस से और 2 डी से। अब हर एक के अंदर एस के तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, डी के जो है 1 से 10 तक यानी वेरी कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जब 2 निकल जाएंगे मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके बाद डी में से अगर डी के अंदर एक प्रेजेंट है तो वो एक निकल जाएगा, अगर 2 है तो 2 निकल सकते हैं, अगर 3 है तो 3 निकल सकते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास उस 2 के साथ वो भी प्लस ऐड होते जाएंगे। इस वजह से हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है, यानी एक के अलावा मजीद ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो कर देता है। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की है, ऑल्दो 4s की जो है वो एनर्जी फिलिंग के बाद थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी तकरीबन मिलती जुलती एनर्जी होती है। एज ए रिजल्ट 4s में से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं और 3d में से भी निकल सकते हैं जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं।
अब हमारे पास है जैसे कि अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो तो हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी जो कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसे Fe है यानी हमारे पास Fe में से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाए यानी आयरन में से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो फेरस आयन बनाएगा। कोबाल्ट में से निकल जाए तो वो हमारे पास कोबाल्ट आयन बनाएगा। इसी तरह निकल में से दो निकल जाए तो वो निकल 2+ शो करेगा। यानी सबके अंदर क्या हो रही है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है। क्यों हो रही है कि उसके s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। अब हमारे पास s की बजाय उसके साथ साथ हमारे पास क्या हो सकता है, एक d से भी निकल सकता है। अगर d से निकलेगा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर प्रोड्यूस होगा। जैसे Fe में से दो निकल गए, पहले क्या निकल गए, दो निकल गए। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, एक उसके d में से भी निकल गया। अब अगर मैं इसको बनाऊं तो हमारे पास ये क्या था, Cr में फीको जिंक। इसी तरह हमने याद किया था, आपने ये भूलना नहीं है, ठीक है। फीको जिंक। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हम ये कंसीडर करते हैं कि डी के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके एस के अंदर हमारे पास 2 है, यानी 3s2 है और 4d6 है। क्या है, 3s2 है, 4d6 है। अब s के दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे तो ये रह जाएगा अकेला 4d6। क्या रह जाएगा, उसके वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 4d6। और 6 से ज्यादा स्टेबल नहीं है, 6 से ज्यादा स्टेबल है हमारे पास 5, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हाफ फील्ड हमारे पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है। यानी हमारे पास अगर मैं इसको बनाऊं तो ये हमारे पास हर एक ऑर्बिटल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे और ये हमारे पास सिमेट्रिकल फॉर्म बनेगी। इसके अंदर हमारे पास डी ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास एस कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा और डी के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इस वजह से Fe +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे क्रोमियम की, तो क्रोमियम के केस में हमारे पास क्या होता है, ये इसके अंदर हमारे पास D1 D2 D3 और ये D4 है, ठीक है। यानी 4s2 और क्या है 3d4, ये वाली हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट इसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास शो करेगा। अब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये रह जाएगा 4s0, यानी ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। डी में से एक निकल जाएगा तो तीन रह जाएंगे तो ये +3 शो करेगा। और अगर डी बिल्कुल एम्प्टी हो जाए, यानी वो मैंने आपको क्या बताया था पिछले लेक्चर में कि हमारे पास हाफ फील्ड जो है वो स्टेबल होती है, एम्प्टी स्टेबल होता है, ये कंप्लीटली फील्ड, तो इसको वो बिल्कुल एम्प्टी कर देगा, इसको भी और डी को भी। ऐसे रिजल्ट ये +2 भी शो करेगा, +3 भी शो करेगा और +6 भी शो करेगा। मैंगनीज के केस में जैसे कि आप देख सकते हैं +2 भी कर सकते हैं, +4 भी कर सकते हैं, +7 भी। अब यहाँ पे हमारे पास मैंगनीज है, यानी इसके पास क्या है, D5 है। ऑल्दो इट इज स्टेबल इन नेचर, लेकिन अगर ये पांचों के पांचों जो है वो निकाल दे, एस में से भी दो निकाल दे, 5 डी में से, टोटल कितने रिमूव होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स। डेट्स वाई इट कैन आल्सो शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि सिर्फ और सिर्फ मैंगनीज जो है वो शो करता है। अब मैंगनीज जो है उसकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है जो कि +7 है, जो कि 3d रो के अंदर सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर, ठीक है। अब हमारे पास अब ये कहाँ पे होता है +7, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मैंगनीज के केस में ये MnO4, मैंगनीज जब हमारे पास 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ये एक्चुअली KMnO4 का इनाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको अगर ऑक्सीडेशन नंबर जब पता लगाना हो कि मैंगनीज का क्या है, तो इसको पहले ये इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज किसके बराबर है, -1 के, MnO4 नेगेटिव के ऊपर। मैंगनीज के ऑक्सीडेशन स्टेट हमें जो है वो नहीं पता, ठीक है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2, तो यानी 4 ऑक्सीजन है तो 4 - 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 - 2 इज इक्वल टू -1, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंगनीज और हमारे पास 4 टू द 8, तो ये हमारे पास माइनस वाला 8 आएगा क्योंकि 2 के साथ माइनस है, इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या होगा, 8 एक साइड पे जो है वो माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, जाके प्लस हो जाएगा। तो -1 + 8 और 8 में से एक निकाल दो तो आपके पास क्या आएगा, 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंगनीज के ऊपर क्या है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि यहाँ पे शो हो रही है। अब हम बात करते हैं कि ट्रांजिशन सीरीज जो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D एलिमेंट्स है, उसके अंदर ट्रेंड कैसा जाता है कि कहाँ पे मैक्सिमम शो होती है, कहाँ पे मिनिमम। तो इसमें पैराबोलिक ट्रेंड बनता है। पैराबोलिक ट्रेंड लाइक इस तरह कि पहले हमारे पास डिक्रीज आ रही है, फिर इंक्रीज कर रही है, दरमियान में मैक्सिमम और इधर जाके डिक्रीज। जैसे कि आप देख सकते हैं ये +4 +5 फिर +7 इधर, और यहाँ पे हमारे पास कुछ
ये फॉर्म बनती है कि मिड वाली साइड पे हमारे पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 इसमें शो हो जाती है। तो हमारे पास मैक्सिमम होती है मैंगनीज पे, और जो है वो जो हमारे पास शुरू वाला पार्ट और एंड वाला पार्ट है इस पे मिनिमम जा रही होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन की कि हमारे पास इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का क्या जो है वो बेनिफिट है। तो इसकी वजह से हमारे पास, क्योंकि वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो सकता है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, एक जो है वो लेस स्टेबल है, तो हमारे पास क्या होता है कि वो जो हमारे पास कोई भी मेटल है वो हमारे पास कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है। पहले वो जो है वो क्या करेगी, किसी भी हमारे पास रिएक्टेड है, लेट्स सपोज ये रिएक्टेंट है, उसके साथ कैटलिस्ट जो है वो रिएक्ट करेगा और हमारे पास एक ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा जो कि हमारे पास क्या है, लेस स्टेबल है, जिसकी स्टेबिलिटी क्या है, जिसकी एनर्जी हाई है, और स्टेबिलिटी जिसकी क्या है, कम है। एनर्जी उसी की हाई होती है जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है। एज ए रिजल्ट हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो किसी दूसरी स्पीशी के साथ रिएक्ट करके हमारे पास प्रोडक्ट बना देता है, और हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो इसमें से रिमूव हो जाता है। क्या बनाता है, प्रोडक्ट बना देता है, और कैटलिस्ट हमारे पास सेपरेट निकल जाता है। ये हमारे पास लेट्स सपोज रिएक्टर नंबर 2 था, जिसके साथ इंटरमीडिएट ने रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बना दी। तो हमारे पास ये कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, कलर कंपाउंड बना सकता है डी टू डी ट्रांजिशन की वजह से, और इसके अलावा वो डिफरेंट जो है वो डी टू डी ट्रांजिशन एक तो होगी, और इसके साथ साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है एज ए रिजल्ट उसके जो डी के अंदर हमारे पास चेंजिंग आ जाएंगी, डी ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, एज ए रिजल्ट वो कलर कॉम्प्लेक्स शो कर सकता है। हो सकता है कि हमारे पास इसकी वजह से हमारे पास कोई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पैरामैग्नेटिक और कोई डायमैग्नेटिक इन नेचर हो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, उतना ज्यादा वो हमारे पास जो है पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स साइंस भी बना सकते हैं, जिसको इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ ये अटैच होगा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है स्टेबलाइज हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास प्लस में, और हमारे पास इनके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो माइनस में होती है, जैसे ऑक्सीजन की -2 होगी, फ्लोरीन की -1 होगी, तो उसके साथ मिलकर हमारे पास ये अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स एज अ कैटलिस्ट, यानी ट्रांजिशन मेटल एक कैटलिस्ट के तौर पे कैसे काम करता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कैटलिस्ट होता क्या। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इससे क्या बनाता है कि जल्दी से रिएक्टेड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में। यानी हमारे पास रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए हमें कम टाइम रिक्वायर होता है। लेकिन हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो खुद कंज्यूम नहीं होता, खुद जो है वो कंज्यूम नहीं होता। जैसे हमारे पास जो है वो क्या करता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी कम करने से क्या मुराद है, पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी। एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स। और अगर हमारे पास जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो हमें कम एनर्जी रिक्वायर होगी, और जल्दी से रिएक्टेंट, यानी हमारे पास लेट्स सपोज ये एक्टिवेशन एनर्जी है और एक ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अब हमारे पास ये ए कर्व बना हुआ है, ये हमारे पास जो है वो एनर्जी अगर इस साइड पे इंक्रीज कर रही है, और ये बी कर्व बना हुआ नीचे वाला। ठीक है, अब बी में हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या कम है, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में आप आसानी से चेंज करोगे। लेकिन हमारे पास अगर आपने ए रूट को फॉलो करना है जिसमें कैटलिस्ट यूज नहीं हो रहा, तो आपको जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर हमारे पास जो है जब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज होंगे, उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा। अब हमारे पास ये एक्सीडेंट कैटलिस्ट के तौर पे क्यों काम कर सकते हैं, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से हमारे पास होमोजेनियस कैटालिसिस में हेल्प करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर वेकेंट या पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारे पास ये हेट्रोजेनियस कैटालिसिस भी शो कर सकते हैं, और ये हमारे पास एक अदर फॉर्म है कैटालिसिस की। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू और वेकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस के थ्रू हमारे पास ये किस तरह एज ए ट्रांजिशन मेटल काम कर रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने जो एग्जांपल दिए वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की दी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस से क्या मुराद है। होमोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है कि आपका कैटलिस्ट और आपके रिएक्टेंट
वो सेम फेज में होते हैं। क्या होते हैं? सेम फेज में। यानी अगर आपके पास कैटलिस्ट सॉलिड है तो रिएक्टेंट भी सॉलिड है, अगर कैटलिस्ट लिक्विड में है तो रिएक्टेंट भी लिक्विड्स में। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होती है? ये होमोजीनियस कैटालिसिस होती है। लेकिन अगर इस तरह हो कि हमारे पास एक चीज गैस में है और दूसरी हमारे पास सॉलिड में, यानी दोनों का हमारे पास जो है वो फेज डिफरेंट हो, यानी एक जो है वो किसी और स्टेट ऑफ मैटर में हो, एक किसी और में हो, तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहलाती है। इसके होमोजीनियस कैटालिसिस किसके थ्रू वर्क करती है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन के स्टेट के थ्रू। जबकि हमारे पास जो है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में हमारे पास जो है वो जैसे सॉलिड वगैरह जो है हमारे पास कैटलिस्ट होता है और उसके ऊपर एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना होता है, तो ये हमारे पास सरफेस एब्जॉर्प्शन के थ्रू काम करती है, जिसको मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू और जो है आपको पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी। उसके अलावा हमारे पास होमोजीनियस कैटालिसिस के अंदर हमारे पास क्या बनता है? एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रिएक्टेंट जो है वो कैटलिस्ट से रिएक्ट करता है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है, और एज ए रिजल्ट वो जो है वो किसी अदर के साथ रिएक्ट करके हमारे पास प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। अनस्टेबल होता है तो इसी वजह से वो जल्दी से प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। इसकी एग्जांपल में निकल निकल 2+ सिस्टम है, जबकि इसकी एग्जांपल में हमारे पास आयरन का, हमारे पास फेरस और फेरिक आयन जो है वो एग्जांपल। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये क्या प्रोसेस होता है। पहले हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से होमोजीनियस कैटालिसिस होती है। अब हमारे पास होमोजीनियस मैंने आपको समझा दिया वो क्या होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या काम है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स है वो आसानी से एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकते हैं। जैसे अगर मैं Fe2+ की बात करूं, तो Fe2+ जो है वो हमारे पास क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन मजीद खारिज कर सकता है और वो कन्वर्ट हो सकता है Fe3+ में। किस में कन्वर्ट हो सकता है? Fe3+ में। अब आपने देखा कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो चेंज हो गया। इसी तरह हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। अब इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो मेटल आयन है वो क्या करते हैं? टेम्पररी अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है रिएक्टेंट्स के साथ। जैसे अगर मैं इसको एक और एग्जांपल बताऊं, फर्ज करो कि हमारे पास ये रिएक्टेंट 1 है, ये रिएक्टेंट 2 है, और ये आपकी मेटल है। अब ये मेटल जो है वो रिएक्टेंट्स के साथ कन्वर्ट करेंगे और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? मेटल इनके साथ कोऑर्डिनेशन करेगा और एज ए रिजल्ट हमारे पास ये क्या करेगा? एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा, जो कि हमारे पास फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। जैसे लेट्स सपोज कि R1 और R2, फर्स्ट स्टेप में एक रिएक्टेंट अटैच होगा, सेकंड स्टेप में दूसरा, और एज ए रिजल्ट बाद में हमारे पास ये दोनों जो रिएक्टेंट्स है आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे और मेटल जो है वो एज ट्रीज हमारे पास रिमूव हो जाएगा, यानी विदाउट कंजप्शन। तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट बाद में कन्वर्ट हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट में, जबकि कैटलिस्ट हमारे पास ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट में वापस आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है इसकी वजह से क्या होगा? एक अल्टरनेटिव पाथवे मिल गया, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, जल्दी से रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। इसकी एग्जांपल में मैंने आपको बताया था Fe2+ Fe3 का सिस्टम और या फिर निकल निकल 2+ का सिस्टम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास एसिटाइलिन जो है वो क्या की जाती है? अक्राइलिक एसिड से बनाई जाती है। ठीक है, नहीं, अक्राइलिक एसिड बनाया जाता है एसिटाइलिन से। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? अक्राइलिक एसिड है और उसका हमने बनाया एसिटाइलिन, यानी हमारे पास इथाइन से बना। क्या बना है? इथाइन से बना। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले ये हमारे पास किस तरह ये प्रोसीजर जो है वो होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड यूज हुई है, वाटर यूज हुआ है, हमारे पास निकल जो है उसकी प्रेजेंस में हमारे पास ये रिएक्शन प्रोसीड करे। अब ये जो हमारे पास निकल कैटालिस्ट है, निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि निकल जो है वो बॉन्डिंग करेगा आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ। क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा। क्या करेगा? कोऑर्डिनेशन करेगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा निकल 2+ में। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एसिटाइलिन और कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन जो है फास्ट अप हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक जो है इसके बॉन्ड जो क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करेगी विद दिस हमारे पास इथाइन, और हमारे पास क्या होगा? यानी हमारे पास लेट्स सपोज के कार्बन मोनोऑक्साइड ने जो है वो अटैक किया है। ये था हमारे पास, मैं इसको बना देती हूँ। ये है हमारे पास, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इसके साथ ऑक्सीजन, ये फर्स्ट करें कि हमारे पास निकल जो है वो अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर। यहाँ पे हमारे पास जो वाटर है उसका जो वाटर में क्या होता है? OH और H होता है। ये जो है वो यहाँ पे जो है वो रिएक्ट करेगा। इसको हम दूसरी फॉर्म में बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा और ये इसके पास वापस,
और एज ए रिजल्ट ये हमारे पास निकल जो है इसमें से रिमूव हो जाएगा इन दी प्लस ऑफ निकल 0, और हमारे पास बन जाएगा अक्राइलिक एसिड। ठीक है, इस तरह करके कुछ प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हमारे पास, मैंने ये आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये रिएक्शन याद रखना है कि हमारे पास किस तरह जो है वो इथाइन जो है वो रिएक्ट करती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो निकल एज ए हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट काम करता है, और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है जो कि अक्राइलिक एसिड, जो कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके बाद हम बात करते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल का रोल, कि हमारे पास वो किस तरह हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में हेल्प करते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास क्या होता है, वैकेंट यानी खाली जो है वो क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स होते हैं या फिर हमारे पास पार्शली फिल्ड होते हैं, जिसको मैंने काफी दफा पिछले लेक्चर में भी बनाया हुआ है कि हमारे पास लेट्स सपोज कि ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स है, और में से एक की तरफ एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये बाकी क्या खाली है, या इस तरह हो सकते हैं, हाँ पार्शली फिल्ड हो सकते हैं। जैसे ये हमारे पास हाफ पार्शली फील्ड है, ये पार्शली फील्ड है, ये ओवरऑल हम देखते हैं तो पूरा डी ऑर्बिटल पार्शली फील्ड है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है इनकी वजह से हमारे पास क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की जगह है, तो जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकती है बाय गिविंग सम इलेक्ट्रॉन्स, और वो बॉन्डिंग बना लेगी। उसके बाद हमारे पास एक टेम्परेरी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी हमारे पास जब कैटलिस्ट के साथ आपका रिएक्टेंट जाकर जुड़ेगा तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो लेस स्टेबल हमारे पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। इसकी वजह से हमारे पास ये क्या कॉम्प्लेक्स करता है, ये हमारे पास रिएक्टेंट को एक सही पोजीशन में रखता है। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अब्जॉर्प्शन होती है, अब नाइट्रोजन यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गया। अब अब्जॉर्ब होने के रिजल्ट में हमारे पास क्या हुआ, अब्जॉर्ब का मतलब होता है कि ऊपर ऊपर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, ऊपर सरफेस के ऊपर। अब नाइट्रोजन इसके साथ क्या किया, बॉन्डिंग कर ली। ठीक है, नाइट्रोजन गैस थी, उनमें से एक ही नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग करेगी, और ये हमारे पास इस तरह लेट्स सपोज एक और नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग की हुई है, नाइट्रोजन गैस। पहले तो ये नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में हो गया, आस्ता आस्ता नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड वीक होगा, अलग-अलग नाइट्रोजन हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे जो हाइड्रोजन है उनमें से एक हाइड्रोजन वो नाइट्रोजन के साथ अटैच होगी, उसके बाद एक और हाइड्रोजन होगी, एक और हाइड्रोजन होगी। अब इस सारे कैटलिस्ट में इसने क्या काम किया, नाइट्रोजन को एक ही पोजीशन में रखा हुआ है ताकि हाइड्रोजन उसके साथ आके अटैच हो सके। इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इसे प्रॉपर ओरिएंटेशन में रिएक्टेंट को रखते हैं ताकि हमारे पास क्या हो जाए, रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाए, और हमारे पास आसानी से जो है वो रिएक्टेंट्स के दरमियान रिएक्शन प्रोसीड कर सके। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जब प्रोडक्ट बन जाती है, जैसे यहाँ पे NH3 बन गया तो नाइट्रोजन के पास उस टाइम पॉजिटिव चार्ज और ये NH3 यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास होता है ये प्रोसेस, और कैटलिस्ट जब वैसे का वैसे हमारे पास ये सरफेस जो है बिल्कुल ठीक रहती है। अब इसकी जो स्टेप्स है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगी रिएक्टेंट्स की कैटलिस्ट सरफेस पे, फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, केमिकल रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट डिसॉल्व होंगी। एब्जॉर्ब मतलब सरफेस के ऊपर आके लगना, और डिसॉल्व मतलब रिमूव हो जाना, और हमारे पास कैटलिस्ट वैसे का वैसे रीजनरेट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल में हमारे पास होता है हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस हमारे पास क्या है, अमोनिया की सिंथेसिस का प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान रिएक्शन होता है, तो हमारे पास 2NH3 बनता है। इट मीन्स कि एक नाइट्रोजन गैस यानी नाइट्रोजन गैस का 1 मोल और 3 मोल्स हाइड्रोजन के जब एब्जॉर्ब बनते हैं तो 2 मोल्स ऑफ NH3 रिमूव होते हैं फ्रॉम सॉलिड आयरन सरफेस। ठीक है, और ये हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, अब आपने ये नहीं कंसीडर करना कि इसके अंदर ओवरऑल पहले नाइट्रोजन बनती है और ये रिमूव हो जाता है, बल्कि हमारे पास नाइट्रोजन गैस जो उसका बॉन्ड वो वीक कर देता है, नाइट्रोजन जो है सिंगल सिंगल करके अटैच होती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन उसके ऊपर जो है वो बॉन्डिंग उसकी होती जाती है, और अमोनिया जो है वो रिलीज हो जाती है। ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने वीडियो को एंड तक जरूर वॉच किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।